नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा कोल्हान और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर सरायकेला से है, जहां मेड्रीटीना अस्पताल में डायलिसिस कराने आई महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई है। जिसके बाद मृत महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और इस दौरान परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन समेत डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर आदित्यपुर पुलिस दल बल के साथ पहुंची है और परिजनों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया गया है। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में बीते 9 महीने से महिला का इलाज चल रहा था। हम 11:30 बजे आया था। मेरे को ऐसा कोई ये इशू नहीं बोल रहा कि सीरियस था, नॉर्मल कंडीशन था। डायरेक्ट इमरजेंसी में डालवाएं। वैसे कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं थे। वहाँ से मेरे को एम्बुलेंस तक नहीं मिला। पेशेंट को हम बाइक से ट्रैवल किया है, फिर अपने पेशेंट को हम वहाँ से लेकर के यहाँ मेरा पेशेंट यहाँ डेड, यहाँ आते आते डेट हो गया। मेरे को एम्बुलेंस मिला ना। मेरे को एम्बुलेंस ये बोला गया कि तुम सिविल नर्सिंग होम जाओ चाहे एमजीएम जाओ। सिविल नर्सिंग होम बंद है, इनको नहीं पता था। हाँ, एक अभी फिर मेन हेड आके डॉक्टर बोल रहे कि हम तो टीएमएच जाने बोले थे, तो जी लिख के दीजिए टीएमएच जाने बोले थे। तो बस इतना ही बात है। मुझे 7:30 बजे 7:20 7:25 के करीब जो है मेरे पास फोन आया कि पेशेंट की स्थिति ठीक नहीं है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप अर्जेंट हॉस्पिटल आ जाइए, मैं भी वहां आ जाता हूं और उसके बाद जो है पेशेंट का जो भी प्रॉपर इलाज होगा वो होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 11:30 तक था, लेकिन पेशेंट और कोई नहीं आया, ना मेरे पास कोई कॉल आया। फिर मैं राउंड लेके वापस चला गया, आज रविवार है। उसके बाद मेरे पास फोन आया कि पेशेंट इमरजेंसी में है और पेशेंट की स्थिति बहुत खराब है। मैंने पेशेंट के बेटे से डायरेक्ट बात किया फोन पे और मैंने उससे बोला कि कंडीशन अच्छा नहीं है, उनको डायलिसिस की जरूरत है। मेडिट्रीना हॉस्पिटल में सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के बाद डायलिसिस नहीं होता है, क्योंकि मशीन को सप्ताह में एक बार सारा क्लीन किया जाता है। उसके बाद पेशेंट यहाँ से चला गया और उसके बाद जैसा मुझे पता चला कि रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। और बस यही मेरी जानकारी में है। सुजीत कुमार ने अभी सब कुछ समझाया है पेशेंट के बारे में कि पेशेंट को आने में थोड़ी देर हो गई थी, इस वजह से पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में यहाँ पर आया। तेज बारिश हो रही थी, इसकी वजह से वो लेट हुई, तो इस पर डॉक्टर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि डायलिसिस एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हफ्ते में 3 दिन जो पेशेंट डायलिसिस पर है, मतलब वो एक क्रिटिकल पेशेंट है। अगर उसको डायलिसिस नहीं मिलती है तो उसकी अवस्था और गंभीर हो जाती है। डॉक्टर सुजीत बिल्कुल टाइम पे आए, पेशेंट को आने में देर हुई ये उन्होंने खुद कबूला है। फिर इनसे जो बन पड़ा उन्होंने फोन पे डायरेक्शन दिया उसको कि गंभीर स्थिति है, आप तुरंत इसे टीएमएच ब्रह्मानंद अथवा किसी भी हायर सेंटर में लेके चलाते, मरीज की मृत्यु होगी तो दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें इसका दुख भी है। लेकिन इसके लिए डॉक्टर को दोषी ठहराना ये गलत। प्रबंधन की ओर से भी ये बयान सामने आ रहे हैं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है। हमारे साथ संवाददाता सरायकेला से मधुसूदन जुड़ रहे हैं। मधुसूदन, देखिए ये पूरा मामला सामने आया, जहां कहा गया कि महिला पहले डायलिसिस के लिए आई और उसे डायलिसिस सिस्टम नहीं दिया गया, इस वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन तो कुछ और ही कहती हुई नजर आ रही है। जी, मैं सबसे पहले साफ तौर पे जाहिर कर दूं कि ये मेडिट्रीना अस्पताल मामला है जी। जिसमें पूनम कश्यप नामक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। और इसका पीछे का जो कारण आ रहा है तो वो सरासर मृतिका का जो पुत्र है वो बता रहे हैं कि इसमें सरासर मैनेजमेंट की गलती है। सही समय पे हमें एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण मेरी माता की मौत हो गई है। तो पूरी से वो मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल मधुसूदन, तो देखिए इसमें परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बयान इस पर निकलकर सामने आते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोहलान का एमजीएम हमेशा सुर्खियों में रहता है। ज्यादातर खबरों में मरीज की मौत, डॉक्टरों की लापरवाही और अस्पताल की कुव्यवस्था सुर्खियां बनती है। लेकिन इस बार एमजीएम दूसरी वजह से सुर्खियों में है। अस्पताल इन दिनों अपराधियों का अड्डा भी बन गया है। 3 अपराधी रात में अस्पताल में पिस्टल के साथ घुसते हैं। अपराधी के घुसने पर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है और होमगार्ड के जवान ने दिलेरी दिखाकर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पिस्टल के साथ एमजीएम में ये अपराधी घुसे थे और होमगार्ड जवान ने दिलेरी दिखाकर इन्हें पकड़ा है।
3 अपराधी के एमजीएम में घुसने पर अफरा तफरी मची है और ऐसे में पिस्टल के साथ एमजीएम में ये अपराधी घुसे हुए थे। तीन लड़का लोग घूम रहा है, वार्ड घूम रहा है। हम लोग जब घूम पता किए तो जाकर प्रशासन में किसी का पर्स निकाल रहा था, उसमें पेशेंट पे उसका पर्स निकाल रहा था। जाकर उसको पकड़े लेके आए यहाँ पर, 2-4 डंडा हम लोग पीटे भी, तो कमर फुला हुआ था, कमर से उसका रिवॉल्वर निकला। जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता मनोज फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए एमजीएम अस्पताल में ये अपराधी घुसे और यहाँ के देखिए हालांकि पुलिस प्रशासन ने दिलेरी दिखाई है और उन्होंने इन 3 अपराधियों को खदेड़ा है। देखिए निश्चित तौर पे ये अब एमजीएम अस्पताल में जो ये 3 अपराधी थे, ये पिस्टल लेकर अंदर प्रवेश किए थे। हालांकि 2 अपराधी भागने में सफल रहे, लेकिन एक अपराधी को जो यहाँ पे तैनात होमगार्ड के जवान है, होमगार्ड के जवान ने इसे पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि इससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें इसने साफ तौर पे बताया है कि यहाँ पर एमजीएम अस्पताल में इसको सूचना मिली थी कि कोई इसका एक व्यक्ति है जो यहाँ पर छिपा मतलब आया हुआ है इलाज कराने, तो उसकी हत्या करने की नियत से आया था, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन उससे पहले जो है गार्ड उसे इसके स्थिति को देखा कि संदिग्ध लग रहा था और उसके बाद इसे पकड़ लिया। और उसके हालांकि 2 लोग तो भाग गए, लेकिन जो युवक पकड़ाया है वो आजाद बस्ती का रहने वाला है और इसके निशानदेही पर बाकी बचे दोनों युवक के जो अपराधी है उसके तलाश शुरू हो गई है और छापेमारी चल रही है। जी तो बिल्कुल मनोज, तो कहा जा सकता है एक बड़ा हादसा टला है। इस पूरे खबर के साथ तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज्य से कई बार ऐसी खबरें आ रही हैं जैसे चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई हो और ऐसी ही एक घटना चाईबासा में भी घटी। एक लावारिस लाश को आने के लिए पुलिस एम्बुलेंस के लिए कॉल करती रही, लेकिन सरकार एम्बुलेंस के इंतजार में शव जंगल में 5 घंटे तक पड़ा रहा। आखिरकार पुलिस ने एक पैसेंजर छोटा हाथी को उसके छत पर 2 शव को बांधकर रखकर 70 किलोमीटर जमशेदपुर को भेजा है। एमजीएम में शव आने के बाद यह खुलासा हुआ और ऐसे में व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। में एम्बुलेंस का खेल भी गजब है। कभी मरीज एम्बुलेंस के इंतजार में दम तोड़ देता है, तो कभी सब उठाने के लिए आम लोग और पुलिस को घंटों इंतजार करना पड़ता है। उसके बावजूद भी नहीं पहुंचती है एम्बुलेंस। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये एम्बुलेंस किसी काम का नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि चाईबासा के जंगल में एक अज्ञात शव मिला। उस शव को जमशेदपुर लाने के लिए पुलिस को 5 घंटे एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। उसके बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो यात्री वाहन को पुलिस ने रुकवाया और यात्रियों को उतारकर और उस वाहन के यानी जो छोटा हाथी कहें या मैजिक, उसके छत पर शव को रख दिया गया और खुलेआम 60 से 70 किलोमीटर उस शव को जमशेदपुर लाया गया और वही छत पर बांधकर। अब आप समझिए कि आखिर सरकार एम्बुलेंस क्यों देती है। एम्बुलेंस सरकार इसलिए देती है, या तो अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उनके शव को दूसरे स्थान पहुंचाए और घायल हो या बीमार हो तो अस्पताल पहुंचाकर उसकी जिंदगी बचाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये व्यवस्था कब सुधरेगी। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। कोहलान में डेंगू का कोहराम जारी है। कोहलान में मरीजों की संख्या 1000 पार हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 9 लोगों की मौत डेंगू से हुई है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पूरे कोल्हान में डेंगू मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार डेंगू से मरने वालों की संख्या 9 के पार हो गई है। सरकारी आंकड़ों की बात छोड़ दें तो कितने लोगों की मौत घरों में हुई उसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। दुखद पहलू ये है कि मरने वालों में अधिकतर 15 से 25 वर्ष के युवा हैं। एमजीएम में डेंगू के मरीज भरे पड़े हैं। जमशेदपुर के कई अन्य अस्पतालों का भी यही हाल है। मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहा है।
कोल्हान में डेंगू का डंक ऐसा कि हर दूसरा घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं और मरने वाले की संख्या लगभग 9 पहुंच गई है। अब आप समझिए कि ये सरकारी आंकड़ा है। 1000 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। अस्पताल में बेड नहीं है। एमजीएम अस्पताल का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एमजीएम अस्पताल का नज़ारा देखिए कि यहाँ पर बेड नहीं है। हालांकि ये सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल में कमोबेश ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि बेड नहीं है, मरीज परेशान है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर कहाँ इलाज कराएं। सरकारी अस्पताल एमजीएम की बात करें, जो कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ का ये नज़ारा है। डेंगू मरीजों की संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे कोल्हान में 1000 के पार गई है। ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, यानी कि स्थिति महामारी जैसी बनती जा रही है। मरीजों की संख्या इतना बढ़ गई है कि अब लोग परेशान हैं कि आखिर हम इलाज कहाँ कराएं। मरने वाले की संख्या भी तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि अब लोगों को खुद संयम बरतने की, अगर संयम नहीं बरतेंगे तो वो भी दूर नहीं कि अब ये महामारी का रूप ले लेगा और हर लोग जो बीमार हैं वो परेशान हो सकते हैं, उनके परिवार के लोग परेशान हो सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। और सरायकेला के गुंडा गांव में जंगली हाथियों के आतंक से लोग काफी परेशान हैं। हाथियों के झुंड ने करीब 10 एकड़ में लगे फसल को बर्बाद कर दिया है और इस संबंध में किसान और गांव के लोगों का कहना है कि प्रतिदिन रात के 8 और 9 बजे के बीच गुंडा जंगल से 20 से 25 की संख्या में हाथी आते हैं और खेत में लगे फसलों को रौंद देते हैं। वहीं पीड़ित किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। के द्वारा मेरा धान का फसल क्षतिग्रस्त किया गया। वन विभाग से अपील है कि मुआवजा देने की कृपा किया जाए। 17 हाथियों के द्वारा मेरा धान का फसल क्षतिग्रस्त किया गया। वन विभाग से अपील है कि मुआवजा देने की कृपा किया। और देखिए, सरायकेला से चांडिल डैम के विस्थापितों ने राजभवन मार्च शुरू कर दिया है। सरायकेला से पैदल चलकर 3 अक्टूबर तक ये विस्थापित राजभवन पहुंचेंगे। 10 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापितों ने पैदल मार्च ये शुरू किया है। खास रिपोर्ट देखिए। चांडिल डैम के विस्थापितों का राजभवन मार्च, 10 सूत्री मांगों को लेकर पैदल मार्च शुरू। हक और अधिकार को लेकर चांडिल डैम साइट के विस्थापितों का राजभवन मार्च शुरू हो गया। 10 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों विस्थापित परिवारों ने राजभवन के लिए सरायकेला से पैदल मार्च शुरू किया है, जो 3 अक्टूबर को राजभवन पहुंचेगा। अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच ने सरकार पर विस्थापितों को छलने का आरोप लगाया है। आज 109 दिन होने के बाद भी ना कोई पदाधिकारी ना ही कोई सरकार, सब बेसुध पड़ा हुआ, सब गहरी नींद में सोया हुआ। आज पता होना चाहिए कि चांडिल डैम के बने हुए 42 साल हो गए। राज्य बदला, सरकार भी बदलती रही, अगर कुछ नहीं बदला है तो हमारा भाग्य, हमारा किस्मत। आज जब जमीन लिया गया तो कई सारे वादा किया गया, कई सारे वादा, लेकिन जब देने की बारी आया तो नया नया पुनरीक्षित नीति लाकर हमारे अधिकारों को, हमारे मांगों को, हमारे जो हक अधिकार को सारा को छीना जा रहा है। विस्थापितों का आरोप है कि चांडिल डैम के बने 3 दशक हो गए, बावजूद उनसे जो वादे किए थे अब तक पूरे नहीं हुए। विस्थापितों का आरोप है कि अब तक उन्हें मुआवजा राशि तक नहीं मिली। यही नहीं, नौकरी का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। चांडिल सुवर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना में चांडिल अनुमंडल के 116 गाँव को विस्थापित के दायरे में रखा गया है। इनमें से 43 विस्थापित गाँव में विकास, अनुदान और पुनर्वास जैसी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन 73 गांव अब भी इनसे वंचित हैं। विस्थापितों ने सरदार सरोवर परियोजना की तर्ज पर प्रत्येक विस्थापित परिवार को 60 लाख रुपए मुआवजा, पुनर्वास स्थल पर जमीन, विस्थापन आयोग का गठन और नौकरी की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से बसंत कुमार साहू की रिपोर्ट।
जमशेदपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से भारत जोड़ो जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माइकल जॉन स्टेडियम में हो रहे कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। इसमें उन कांग्रेसी नेताओं को सम्मानित किया गया है जो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। आपको बताएं कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मौके पर कहा है कि वर्तमान में राजनीतिक स्तर में काफी गिरावट आ गई है। वहीं आलमगीर आलम ने कहा है कि कांग्रेस ने पूरे देश में नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। का एक प्रकार से प्रयोग हो रहा है और प्रयोग भी ऐसा हो रहा है जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, हमारे गौरवशाली परंपराओं के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श विचार के लिए एक बड़ा प्रश्न है। तो इंदिरा जी ने कहा कि बाबा ये थैला मुझे दे दीजिए। कहा नहीं बेटी ये थैला मतलब। तो सुविधावश प्रियदर्शनी इंदिरा जी ने उस थैले को देखा तो उस थैले में एक पजामा और एक कुर्ता था। आप समझिए इस देश का बादशाह खान सीमांत गांधी, जिसको हम दूसरे गांधी के रूप में जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी के रूप में जानते हैं। अब आजादी के बाद का इतिहास को देख लीजिए 52 के बाद, और उसको लगा कि हमारे नेता या भारत के लोग महसूस करते हैं जो धरोहर हमें मिला था वो धरोहर धीरे 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 उसमें जंग लग रहा है या क्षय हो रहा है या कमजोर हो रहा है। तो हम भारत माता के संतान हैं, भारत के नाम और शोहरत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हम अंग्रेज से लड़कर कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी किया तो फिर हम ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। तो भारत जोड़ो संवाद का उद्देश्य यही है कि हम लोगों से जुड़ेंगे और नफरत के जो बाजार है और वो प्यार मोहब्बत से बदलने के काम हम करेंगे। राजनीति का एक चाईबासा के पश्चिमी सिंहभूम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट आपको बताएं कि एसोसिएशन चाईबासा के वार्षिक आम सभा और चुनाव सत्र 2023-24 संपन्न हुआ है। दरअसल एसोसिएशन का सभी पदों का चुनाव होना था, लेकिन सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है और जिसमें अध्यक्ष पद के लिए सतीश ठक्कर और उपाध्यक्ष पद के लिए स्वप्न दत्ता निर्वाचित हुए हैं। यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का वार्षिक आम सभा और सत्र 2023-26 का चुनाव संपन्न हुआ। तो इसमें चूँकि हर पोस्ट के लिए एक ही आवेदन आया तो सभी पदाधिकारी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इसमें सत्र 2023-26 के लिए अध्यक्ष के रूप में श्री सतीश ठक्कर, जालाराम मेडिकल जगदलपुर, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सपन दत्ता, MS पेनेसिया, चाईबासा को निर्वाचित। जमशेदपुर के UCL में CISF के जवानों ने स्वच्छता पखवाड़े में रंगकिरणी मंदिर में श्रमदान किया है। इस अभियान में जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी प्रोजेक्ट के जवान सम्मिलित हुए हैं और इसकी अगुवाई समादेष्टा अध्यक्ष अक्षय उगाले ने की है और इस दौरान जवानों ने पर्चा बांटकर स्वच्छ भारत मिशन का संदेश दिया। झारखंड का चाईबासा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कई यादें समेटे हुए हैं। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साल 1925 में महात्मा गांधी का चाईबासा आगमन भी हुआ था। चाईबासा गौशाला में कुछ वक्त गुजारने के बाद उन्होंने गौशाला की तारीफ भी की थी और इस गौशाला की स्थापना साल 1901 में की गई थी और इस दौरान गांधी जी ने गौशाला की डायरी में अपनी शुभ संदेश भी लिखकर हस्ताक्षर किया था। यह बात है सन 1925 की, जब
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाईबासा पहुंचे थे। भारत को आजादी दिलाने के आंदोलन के दरमियान उनका चाईबासा आगमन हुआ था। कोल्हान की धरती में पहुंचने के बाद वह कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और चाईबासा गौशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने आकर यहाँ की व्यवस्था को देखा और यहाँ की जो गाय हैं, जब उस वक्त की जो गाय थी उनके पीठ पर हाथ रखकर उन्हें छूकर देखा और यहाँ चाईबासा गौशाला की उन्होंने तारीफ भी की। उस वक्त संस्थापक रहे स्वर्गीय बारसीदास पसारी जी, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। चाईबासा शहर से दूर जंगल जैसे एरिया में चाईबासा गौशाला की आपने स्थापना की, जहां पर गौ माता की रक्षा की जा रही है। उन्होंने इस बात की भी प्रशंसा की कि जब गौ माता का निधन हो जाता है तो चाईबासा गौशाला एक ऐसी गौशाला है जहां पूरे नियम के साथ उनका अंतिम संस्कार कर उन्हें दफनाया जाता है और उसमें नमक भी डाला जाता है ताकि कोई जानवर गौ माता को नोच कर ना खाए। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ चाईबासा गौशाला में। यह वही चाईबासा गौशाला है जिसकी स्थापना तो वर्ष 1901 में हुई थी, मगर उसके बाद कई बड़े नेता राजनेता यहाँ पहुंचे। उसी दरमियान महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है वो भी यहाँ पहुंचे और यहाँ की व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा। उन्हें जब बैठने के लिए यहाँ पर खाट दी गई तो उन्होंने खाट पर बैठना जरूरी नहीं समझकर उन्होंने जो खजूर के पत्ते की चटाई बनती है उससे वो नीचे बैठे उस पर और यहाँ के लोगों से मुलाकात की। यही चाईबासा गौशाला की जो गाय हैं उनके दूध से बनी मिट्टी के हांडी में बनी चाय को उन्होंने ग्रहण किया और इसकी प्रशंसा की। चाईबासा गौशाला कमेटी इस बात का ध्यान रख रही है कि जिस जगह देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी पहुंचे थे उस जगह को संजो कर रखा जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा। जमशेदपुर शहर सामाजिक और सहायतिक संस्था मिथिला महिला ट्रस्ट की ओर से मिथिला हाट के नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विष्णुपुर के मिलानी हॉल में आयोजित ऐसे किया गया और इस प्रदर्शनी का मकसद मिथिला महिला कलाकारों को एक मंच देना है और इस प्रदर्शनी में मिथिला के पकवान के साथ सिक्की कला से निर्मित डलिया, मधुबनी पेंटिंग और अगरबत्ती के साथ साथ कपड़े भी प्रदर्शित किए गए हैं। तरीका सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7:30-8 बजे तक चलेगा और ये जो नीडी मैंने जो है थोड़ा सा जो जिनको चाहत है पैसे की जो चाहते हैं और उनमें गुण है उन लोगों को हम लोग बढ़ावा करने के लिए सब लगाए हैं। और यहाँ पे 12 स्टॉल्स है, उसमें जो मिथिला का चीज़ है ठकुआ, पिरुकिया, फिर कुछ जो कच्चू पत्ता का बनता है वो, अदौरी, बड़ी, अचार, पापड़, चूड़ी सब है और कोबर हम लोग की शादी में जो सब सामान लगता है, मिथिला पेंटिंग, वो साड़ी, चुन्नी और जितना चीज़ शादी में यूज़ होता है वो सब सामान यहाँ पे है। और इससे हम लोग चाहते हैं कि बहुत लोग जागरूक हो, इनसे इन लोगों को फ़ायदा भी हो और इन लोगों को और ये लोग ऑर्डर भी लेते हैं बढ़ाने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।